साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है 3 महत्वपूर्ण पहलुओं से। पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे जो किराएदार है उसके अधिकार क्या है, जो कंसर्न मकान मालिक है मीन्स जो लैंडलॉर्ड है उसका दायित्व क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक प्रेमाइसिस चाहता है, उसकी बोनाफाइड नीड है, पर वास्तव में वो बोनाफाइड नीड नहीं होती है, वो बेसिकली होता है ग्रिड। अल्टीमेटली वो परेशान करता है टेनेंट को और ऐसे हथकंडे अपनाता है जो लीगली जस्टिफाइड तो है पर अल्टीमेटली हैरेसमेंट होता है टेनेंट का। तो वहाँ पर टेनेंट क्या कर सकता है, उसके बचाव के रास्ते क्या हैं, क्या वास्तव में उसे कंसेंट रेंट एक्ट का प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आज के डिस्कस के विचारणीय बिंदु हैं। साथियों बेसिकली कंसेंट जो लैंडलॉर्ड है ये बेईमानी ना करे, कंसेंट जो टेनेंट है उसका हैरेसमेंट ना करे, जिस कारण सरकार ने समय समय पर अपने राज्य के अकॉर्डिंग जो है रेंट कंट्रोल एक्ट जो है पारित किए। क्लियर है। रेंट कंट्रोल एक्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है एक बैलेंस प्रोटेक्शन किराएदार को भी और मकान मालिक को भी। किराएदार क्यों? क्योंकि अगर मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो प्रोटेक्शन देगा। जबरन निकालने का प्रयास किया तो क्या होगा, एक्ट प्रोटेक्शन देगा। पर अगर किराएदार की नीयत ही खराब हो गई कि वो जबरन जो है प्रेमाइसिस पर कब्जा करना चाहता है, प्रेमाइसिस को जो है सबलेट कर रहा है, प्रेमाइसिस रेसिडेंशियल है उसका कमर्शियल यूज़ कर रहा है, तो वहाँ प्रोटेक्शन देगा ये लैंडलॉर्ड को। क्लियर है। तो बेसिकली एक बैलेंस कानून है। पर साथियों कई बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न लैंडलॉर्ड है वो कानून की भावनाओं को भूल के अपने लालच के चलते कुछ ऐसे स्टेप ले लेता है जो किराएदार के लिए घातक है। तो वहाँ पर क्या होगा, किराएदार का कैसे मिलेगा प्रोटेक्शन और वो क्या स्टेप हैं जो घातक हैं, अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं किराएदार को, ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। साथियों एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है मेरी जानकारी में है, जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का। जजमेंट है SKJ बिल्डर्स LLP बनाम कुसुम के नाम से। जजमेंट है दिनांक 16/4/2025 का। साथियों इस केस में क्या हुआ था कि जो कंसर्न पिटिशनर है वो डेवलपर है, लैंडलॉर्ड नहीं है, डेवलपर्स हैं। दोनों में समझिएगा अंतर क्या है। लैंडलॉर्ड बेसिकली कोई और थे इस प्रेमाइसिस के, उनका कहना ये था कि जो कंसर्न टेनेंट है उनसे हम चाहते हैं प्रेमाइसिस खाली कराना। जब शक हुआ टेनेंट्स को कि ये इनके प्रकरण कंसर्न लैंडलॉर्ड जो है प्रेमाइसिस खाली करा लेंगे, तो ये टेनेंट पहुंच गए कंसर्न रेंट ट्रिब्यूनल्स के अंदर। इन्होंने जो है बात करी प्रोटेक्शन की। तो कंसेंट कोर्ट का ये मानना था कि अगर लैंडलॉर्ड को निकालना है इनको प्रेमाइसिस से तो ड्यू प्रोसेस जो है लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर शक हुआ लैंडलॉर्ड को कि अगर मैंने ड्यू प्रोसेस लिया, कोर्ट केस को लड़ा, तो अल्टीमेटली इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बेटर ये है कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ तूफानी कि मेरा काम भी हो जाए और मेरा प्रेमाइसिस जो है उससे प्रॉफिट भी जनरेट हो, और जो कंसर्न टेनेंट्स हैं जो अड़े हुए हैं कि प्रेमाइसिस हम खाली नहीं करेंगे वो प्रेमाइसिस से बाहर निकल जाएं। तो कुल मिला के इस केस में जो कंसर्न लैंडलॉर्ड था वो एक तीर से 3 शिकार जो है करना चाहता था। क्लियर है बात ये। तो उसने क्या करा, सबसे पहला स्टेप क्या लिया कि डेवलपर्स को जो है अपॉइंट किया। क्लियर है। इसके लिए डेवलपर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में जो है उसने क्लॉज लिख दिया जिसका नाम था आर्बिट्रेशन क्लॉज, जिसमें यह था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा प्रेमाइसिस के डेवलपमेंट को लेकर, उसको खाली करना है उसको लेकर के, तो उसका फैसला जो है ये करेगा आर्बिट्रेटर। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के एक बाईपास करना चाह रहे थे ये लोग आपस में मिला भक्ति करके कि अगर प्रेमाइसिस खाली नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोर्ट जाएंगे, लंबा टाइम खराब होगा, इससे बढ़िया कि हम एक स्पीडी मैनर में अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर, हमारे बंदा होगा, अल्टीमेटली वो डिसाइड कर देगा प्रोसीडिंग, और उसकी डिग्री होती है इन्फोर्सेबल एज डिग्री ऑफ सिविल कोड। तो सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट की लाइट में हम लोग जो है बेनिफिट ले लेंगे। क्लियर है बात ये। जब ये बात मालूम पड़ी टेनेंट्स को और उनको जो है नोटिस आया कोर्ट का, तो अल्टीमेटली उन्होंने जो है अपना पक्ष जो है रखना शुरू किया कोर्ट में, क्योंकि जो कंसर्न डेवलपर्स थे वो ये इनके प्रकरण चाहते थे कि एज सुन एज पॉसिबल जो है प्रेमाइसिस खाली हो जाए। तो इन्होंने क्या करा कोर्ट में, अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे की तरफ, एक जो है एप्लीकेशन दिया, एक पिटिशन दिया कोर्ट में एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें एक शर्त है कि अगर प्रेमाइसिस को डेवलप करना है, उसको फर्दर जो है सस्टेन करना है, उसका स्ट्रक्चरल बेसिस जो है मजबूत करना है, तो हम टेनेंट्स का जो इविक्शन है उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। चूँकि टेनेंट्स जो है इविक्ट नहीं हो रहे हैं, हमने भरसक प्रयास कर लिए, इसलिए बेटर है कि कोर्ट जो है प्रोसेस करे और कोर्ट जो है अपना ऑर्डर जो है पारित करे। तो इन्होंने कोर्ट से मांग करी रिसीवर अपॉइंट करने की। अल्टीमेटली इस कंसर्न केस में जो कंसर्न टेनेंट्स थे उनका जवाब रिकॉर्ड पर आया, वो जवाब काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उनका कहना यह था कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट इज बेसिकली टू विंडिकेट दोज इश्यूज जिनका निस्तारण जो है आर्बिट्रेशन से हो सकता है। क्लियर बात है। दूसरी बात है कि आर्बिट्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो लिटिगेशंस हैं उनको आउट ऑफ कोर्ट जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। बट आर्बिट्रेशन एक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी रूप में टेनेंट के अधिकारों को प्रभावित किया जाए, ऐसे अधिकार जो ड्यूली प्रोटेक्टेड हैं बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट।
उनका ये कहना था कि हर टेनेंट का अधिकार है कि उसको जबरन प्रेमाइसिस से बाहर ना निकाला जाए। हमने जो है कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया, हमारे पास जो है कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इवन अपीलेंट कोर्ट के भी ऑर्डर हमारे पक्ष में है, जिसका फाइनल जो है एडजुडिकेशन हो चुका है, मीन्स उसके अगेंस्ट जो है कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। इसके बावजूद भी हमें जो है परेशान किया जा रहा है, हमें जो है तंग किया जा रहा है और इन फैक्ट्स को कंसील करते हुए रेमेडीज़ को जो है सीख किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी जो है काफ़ी घातक था, जो यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया। इनका कहना है कि अगर कोई नीड है कंसर्न लैंडलॉर्ड को और वो नीड जो है बोनाफाइड है, तो ऐसे सिनेरियो में रेमेडी है रेंट कंट्रोल एक्ट में। जहाँ रेमेडी एक्ट में इटसेल्फ है, तो इस तरह के बाईपास करना इटसेल्फ इंडिकेटिंग है कि कंसर्न जो लैंडलॉर्ड है अपनी जो अथॉरिटी उसका दुरुपयोग कर रहा है और हमको अनड्यू मैनर में जो है हैरेस कर रहा है। तीसरा इनका पॉइंट ये था कि जो कोई भी इनके बीच एग्रीमेंट है, डील हुआ है या इनके पास जो है जीपीए है, मीन्स बात हो रही है डेवलपर्स की, तो ऐसे सिनेरियो में ये जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे प्रोटेक्शंस हैं एज पर लॉ, उसको प्रभावित नहीं कर सकते। चौथी बात इनका कहना ये था कि कई बार ऐसा हुआ है कि प्रीमाइसिस जो है वो किराए पे है और जो कंसर्न लैंडलॉर्ड है उसने कंसर्न बैंक से जो है लोन ले रखा है और इवन बैंक ने भी जो है कार्रवाई कर दी है सरफेसिया के अंदर। जब तक कंसर्न रेंट एग्रीमेंट जो है इन्फोर्स है, तब तक सरफेसिया की कार्रवाई भी जो है अमल में नहीं लाई जाएगी और जो कंसर्न टेनेंट है उसको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इन सब दावपेचों को रखा गया और अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला किया इन फेवर ऑफ कंसर्न टेनेंट्स। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है तीन महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि अगर आप टेनेंट हैं और जबरन जो है आपको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और खासकर पैतरा अपना रहा है लैंडलॉर्ड आर्बिट्रेशन का, तो वहाँ पर इस जजमेंट की लाइट में जो है आप आपत्ति पेश कर सकते हैं। दूसरी बात है, कई बार होता है कि लैंडलॉर्ड जो है अपने बंदों को बेचता है, आपको तंग करता है, परेशान करता है, ह्यूमिलेट करता है, हैरेस कर रहा है और आपको वो तंग कर रहा है कि आप प्रीमाइसिस खाली कर दो। तो उस कंडीशन में आप धारा 308, धारा 351 BNS, ये फौजदारी कार्रवाई है, उसके तहत भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न लैंडलॉर्ड है वो ऐसा कोई पैतरा नहीं अपनाएगा जिसके जरिए कंसर्न जो टेनेंट्स हैं उसके राइट्स अफेक्ट हो। अगर कोई विवाद इनके बीच में, चाहे किराया राशि को लेके या बोनाफाइड डीड को लेके या सबलेट कर दिया कंसर्न किराएदार ने प्रीमाइसिस को किसी को आगे, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्लेटफॉर्म है वो है रेंट ट्रिब्यूनल। क्लियर है बात ये। तो ऐसे सिनेरियो में उसको समुचित कोर्ट में जाके, समुचित मंच में जाकर रेमेडी जो है सीख करनी होगी। बाईपास करना या आउट ऑफ कोर्ट जाके या आउट ऑफ बॉक्स जाके ऐसे रेमेडी सीख करना जिससे तमाम अधिकार जो टेनेंट को अवेलेबल हैं वो हिट हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्रोसीडिंग्स हैं लैंडलॉर्ड की या उससे कंसर्न व्यक्तियों की, वो किसी भी रूप में लीगली सस्टेनेबल नहीं होगी। तो ये जजमेंट हमारे लिए कहाँ हेल्पफुल है? बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है, उसकी प्रॉपर्टी है मेन बाजार में, तो वो चाहता है कि भाई टेनेंट जो है खाली कर दे। अब टेनेंट तो बहुत शाना है, उसको मालूम है कि मैं खाली कर दूंगा तो मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो इनके बीच चलता है वाद विवाद, तो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख में कई बार डिमांड रहती है टेनेंट की। अब टेनेंट चाहता है पैसे मिल जाए खाली करने के और लैंडलॉर्ड जो है देना चाहता नहीं है, तो वो क्या करता है कि डेवलपर से मिलके और डेवलपमेंट के नाम पर एग्रीमेंट करके प्रीमाइसिस से बाहर निकालने का जो है आपको पूरा जो है होमवर्क कर लेता है। और ये लोग क्या करते हैं, स्मार्ट ड्राफ्टिंग करते हुए जो इनका एग्रीमेंट है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख के आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट को आप पर अप्लाई करने का कोशिश करते हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल जो है रेमेडी मिल जाए। भाई कोर्ट जाएंगे तो इट विल टेक नियर बाय 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो इतना लंबा टाइम जो है लैंडलॉर्ड रुक सकता है नहीं है। उसको मालूम है कि जितना मैं रुकूंगा उतना नुकसान मेरा प्रॉफिट का होगा, तो बेटर ये कि आपको बाहर निकाला जाए। तो ऐसे सिनेरियो में अगर उसने इस तरह का पैटर्न लेकर के आपको तंग करने का प्रयास किया है या आपको हैरेस किया है या आर्बिट्रेशन की लाइट में रिसीवर अपॉइंट करने की बात करी है या आर्बिटर अपॉइंट करने की बात करी है, तो आप इस जजमेंट की लाइट में जो है अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं और अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एनलाइटन किया आपके राइट्स के बारे में। सो डोंट वेरी, व्हेन लॉ इज विद यू, जस्ट रीड द लॉ, peruse it and contest your case on merits। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।